नमस्कार। आज के इस बेहद खास विश्लेषण में आपका स्वागत है। अब जरा सोचिए, आज की ये दुनिया जो इलेक्ट्रिक लाइट्स, कार्स और बड़ी-बड़ी जायंट कॉरपोरेशन से चल रही हैं, इसकी नींव आखिर रखी किसने थी? एक ऐसे शख्स ने जिसने इस दुनिया को घोर अराजकता यानी एब्सोल्यूट केओस के बीच से निकालकर आधुनिक युग का रूप दिया। उनका मानना था कि दुनिया की सबसे बड़ी समस्या ही अराजकता है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस एक्सप्लेनर में गहराई से उतरते हैं और समझते हैं कि आखिर जॉन डी रॉकफेलर ने हमारी दुनिया को हमेशा के लिए कैसे बदल दिया। मैं एक बुक कीपर के रूप में काम तलाश रहा हूं। देखिए, ये शब्द किसी कवि या नेता के नहीं है। ये साल 1855 का क्लीवलैंड है। एक बेहद अनुशासित और सख्त चेहरे वाला नौजवान अपने घिसे हुए बूट्स पहने हर रोज सड़कों पर निकलता है। वो बैंक्स और रेल ऑफिसेज में जाता है और बिना किसी घबराहट के बस यही एक सीधा सा वाक्य बोलता है। उसके अंदर डेस्परेशन थी, भूख थी, लेकिन उसकी आवाज बिल्कुल फ्लैट और स्थिर थी। असल में वो अपने जीवन में पहली बार एक ऐसी चीज ढूंढ रहा था जिसकी उसके पास हमेशा कमी थी, और वो थी ऑर्डर, यानी एक ठीक-ठाक व्यवस्था। तो आज के इस सफर को हम 5 हिस्सों में बांटेंगे। पहला, उनके बचपन की अराजकता। दूसरा, तेल की दुनिया में व्यवस्था लाना। तीसरा, स्टैंडर्ड ऑयल का बड़ा एकाधिकार। चौथा, जनता का गुस्सा। और पांचवा, एक बेहद रोचक अंतिम विरोधाभास। भाग 1, बचपन की अराजकता से निकलना और अनिश्चितता के खिलाफ एक किला बनाना। 1840 के दशक में न्यूयॉर्क का माहौल सर्दी से जमा हुआ था। एक छोटा सा बच्चा खिड़की से बाहर अपने पिता का इंतजार कर रहा है। एक ऐसे पिता जो किसी तूफान की तरह आते थे और चले जाते थे। इनका नाम था विलियम एवरी रॉकफेलर, जिन्हें सब बिग बिल कहते थे। वो एसेंशियली एक फर्जी डॉक्टर और बहरूपियां थे जो महंगे कपड़े पहनकर आते और महीनों के लिए गायब हो जाते। पता है, बिग बिल अपने ही बेटों को धोखा देते थे और सीना तान कर कहते थे कि वो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि उनके बच्चे शार्प यानी चालाक बने। इस खेओस के बीच जॉन की मां एलाइजा एक बेहद संयमी और धार्मिक महिला थीं जो खाली तिजोरी और झूठे वादों के सहारे घर चलाती थीं। उन्होंने ही जॉन को सिखाया कि जीवन में सरवाइव करने का एक ही तरीका है, सब कुछ बचाओ, कुछ बर्बाद मत करो और अपने इर्द गिर्द कड़ी आत्मनियंत्रण यानी सेल्फ कंट्रोल की एक पक्की दीवार खड़ी कर लो। और आपको पता है इस सेल्फ कंट्रोल की शुरुआत कहां से हुई? एक छोटी सी लाल किताब से, जिसे लेजर ए कहा गया। अब ये कोई आम हिसाब की कॉपी नहीं थी। टर्की बेचने या आलू खोदने से जो एक एक पैसा आता, जॉन उसे इसमें किसी पवित्र ग्रंथ की तरह लिखते थे। ये छोटा सा लाल लेजर दरअसल उनके पिता के अनप्रेडिक्टेबल तूफानों के खिलाफ उनका बनाया हुआ एक मनोवैज्ञानिक किला था। यहाँ हर एक छोटी चीज पूरी तरह से उनके कंट्रोल में थी। जब वो अपने इस मनोवैज्ञानिक किले से निकलकर असली दुनिया से टकराए, तो सितंबर 1855 में ह्यूइट एंड टटल नाम की एक कंपनी ने उन्हें एक डेस्क दी। तब उनकी सैलरी तक तय नहीं हुई थी, पर सच कहूं तो जॉन को फर्क ही नहीं पड़ता था। जैसे ही वो क्लर्क के उस ऊंचे स्टूल पर बैठे और उन्होंने लेजर खोला, उन्हें एक ऐसी शांति मिली जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। यहाँ अनाज, कोयला और पोर्क के शिपमेंट्स थे, और सबसे बड़ी बात, ये एक ऐसी दुनिया थी जो नियम मानती थी। बिल्स में छोटी सी गलती पकड़ने पर उन्हें जो सुकून मिलता, वो उनके बचपन की उस अराजकता का एक सटीक और परफेक्ट इलाज था। चलिए अब आते हैं हमारे दूसरे अध्याय पर, तेल में व्यवस्था ढूंढना। टाइटसविल पेंसिल्वेनिया की कीचड़ भरी अराजकता, एक नया शहर और एक नई चमत्कारी खोज। टाइटसविल की घाटियों में जमीन से एक बदबूदार काला गाढ़ा तेल निकलना शुरू हो गया था, जिसे हम पेट्रोलियम कहते हैं। और वहां का माहौल बिल्कुल पागलों जैसा था। कीचड़ से भरी दलदल, लकड़ी के टूटे हुए टैंक्स, शराब पीते खदाने वाले मजदूर और रातों रात बनने बिगड़ने वाली किस्मतें। बेसिकली ये लालच और अराजकता का एक मेला बन चुका था। जब रॉकफेलर ने इस पागलपन को देखा तो उनके दिमाग में चीजें बिल्कुल साफ हो गई थी। उन्होंने इस पूरी दुनिया को 2 हिस्सों में बांट दिया। एक तरफ थे डिगर्स, जो बस जमीन खोद रहे थे। वो उनकी नजर में सिर्फ और सिर्फ जुआरी थे। तेल नदियों में बहकर बर्बाद हो रहा था और रॉकफेलर को वेस्ट से सख्त नफरत थी। वो समझ गए थे कि असली ताकत जमीन में गड्ढे खोदने में नहीं है। वहीं दूसरी तरफ थे रिफाइनर्स, जिनका असल काम उस कच्चे तेल को शुद्ध करके दुनिया के लैंप्स के लिए एक साफ और स्थिर रोशनी बनाना था। अपने इस विजन को हकीकत बनाने के लिए उन्होंने क्लीवलैंड में स्टैंडर्ड वर्क्स नाम की एक रिफाइनरी शुरू की। अब यहाँ सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि उनकी एफिशिएंसी का तरीका बिल्कुल जुनूनी और कठोर था।
जहां दूसरे रिफाइनर्स केमिकल बाई प्रोडक्ट्स जैसे गैसोलीन और टार को कचरा समझकर फेंक दिया करते थे, जॉन ने उन्हें भी बेचने के तरीके निकाल लिए। यही नहीं, लकड़ी के बैरल बनाने वालों पर डिपेंड रहने के बजाय उन्होंने अपनी खुद की बैरल फैक्ट्री बनाई, अपने जंगल खरीदे, अपने घोड़े और वैगन्स रखे। उन्होंने लागत को सीधा आधा कर दिया और वेस्टेज को जीरो पर ला दिया। लेकिन उनका ये पागलपन भरा अनुशासन उनके पार्टनर्स क्लार्क ब्रदर्स को जरा भी रास नहीं आया। उन्हें लगने लगा कि जॉन एक जिद्दी और खतरनाक इंसान है जो हद से ज्यादा उधार ले रहे हैं। बात बढ़ती चली गई और आखिर में ऑक्शन की नौबत आ गई। बोलियां लगनी शुरू हुई। क्लार्क ब्रदर्स को लगा कि वो इस जवान क्लर्क को डरा देंगे। बोली 50,000 से होते होते 60,000 तक पहुंची और फिर एक शांत और स्थिर आवाज गूंजी, $72,500। क्लार्क ब्रदर्स पीछे हट गए। महज 25 साल की उम्र में जॉन डी रॉकेफेलर सबसे बड़ी रिफाइनरी के अकेले मालिक बन चुके थे। इस ऐतिहासिक जीत ने हमारे तीसरे अध्याय की नींव रखी, द स्टैंडर्ड ऑयल मोनोपोली, व्यापार के अदृश्य धमनियों पर नियंत्रण। रॉकेफेलर को विश्वास हो गया था कि ईश्वर ने उन्हें इस अराजक दुनिया में व्यवस्था लाने के लिए ही चुना है। उनका फर्मली मानना था कि जो कंपटीशन होती है ना, ये एक बुरी और विनाशकारी चीज है जो सिर्फ मेहनत और पैसे को बर्बाद करती है। वो एक ऐसी विशाल स्मूथ चलने वाली मशीन बनाना चाहते थे जो धरती की हर एक बूंद पेट्रोलियम को कंप्लीटली अपने कंट्रोल में रखे, और इसका नाम उन्होंने रखा स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी। और इस विशाल मशीन को चलाने वाला फ्यूल क्या था? एक खुफिया टेक्निक जिसे कहते थे ड्रॉबैक। आइए इस कॉम्प्लेक्स हिस्टोरिकल सिस्टम को थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। रॉकेफेलर वैंडरबिल्ट जैसे रेलवे रोड्स के सबसे बड़े मालिकों के पास गए। उन्होंने रोजाना पूरी ट्रेन्स भरकर तेल भेजने का वादा किया, लेकिन इस डील में एक ट्विस्ट था। बदले में उन्होंने सिर्फ अपने शिपमेंट्स पर भारी डिस्काउंट ही नहीं लिया, बल्कि ड्रॉबैक की शर्त भी रख दी। मतलब जब उनके कॉम्पिटिटर्स ट्रेन से अपना तेल भेजते तो उनके ही दिए गए किराए का एक हिस्सा चुपचाप स्टैंडर्ड ऑयल के बैंक अकाउंट पे चला जाता था। ये सच में एक बेहद जानलेवा कमर्शियल हथियार था। इसी हथियार के दम पर शुरू हुआ द क्लीवलैंड मैसेकर, एक ऐसी छिपी हुई जंग जिसमें रॉकेफेलर ने क्लीवलैंड के बाकी सभी रिफाइनर्स को एक एक करके अपने ऑफिस में बुलाया। बहुत ही शांति और तमीज के साथ उन्होंने अपने लेजर्स उनके सामने खोल दिए, अपनी बेशुमार दौलत और पावर दिखाई। फिर उन्होंने आराम से कहा, देखिए, हमें अपना बिजनेस एक फेयर दाम पर बेच दीजिए और हमारे शेयर्स ले लीजिए। अगर आप फाइट करेंगे तो पूरी तरह बर्बाद हो जाएंगे। कई लोग रोए, उन्होंने रॉकेफेलर को कोसा, लेकिन एंड में लगभग सभी ने हार मान ली। देखिए, रॉकेफेलर को इसमें अपना कोई गुरूर नहीं दिखता था। वो तो खुद को एक उद्धारकर्ता समझते थे, एक मसीहा जो इन व्यापारियों को अनस्टेबल मार्केट के तूफान से बचा रहा था। इसके बाद स्टैंडर्ड ऑयल किसी ऑक्टोपस की तरह चारों तरफ फैलने लगा। 1870s के दशक में उनका एम्पायर क्लीवलैंड से निकलकर न्यूयॉर्क तक फैल गया। 1880s आते आते फिलाडेल्फिया, पिट्सबर्ग और बाल्टीमोर पर भी उनका कब्जा था। अब राज्यों के कानून इस मोनोपोली को रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन 1882 में उनके वकील हेनरी फ्लैगले ने द ट्रस्ट नाम का एक नया लीगल रास्ता निकाल लिया। 26 ब्रॉडवे की एक खुफिया जगह से बैठकर बस 9 ट्रस्टीज देश के 90% से ज्यादा तेल पर कंट्रोल करते थे। अब सोचने वाली बात यह है कि बाहर एक इतना बड़ा अज्ञात साम्राज्य चल रहा था, लेकिन रॉकेफेलर की निजी जिंदगी वो बिल्कुल किसी साधु या ऋषि जैसी अनुशासित थी। वो अपनी खुद की एस्टेट में बाइसिकल चलाते वक्त भी हाथ में घड़ी रखते थे, यानी रिक्रिएशन और खेलकूद में भी उतना ही ठीक टाइम देते थे जितना पहले से तय हो। अपने बच्चों तक को वो मक्खियां मारने और घास काटने के हिसाब से पैसे देते थे। उनका बेटा जूनियर इस महान परिवार और उसकी एक्सपेक्टेशंस के भोज तले एक घुटन महसूस करते हुए बड़ा हो रहा था। लेकिन देखिए, एक विशाल एम्पायर हमेशा शैडोज में नहीं रह सकता। भाग 4, जनता का विरोध। उस खामोश दानव का पब्लिक की रोशनी में आना। जैसे जैसे अमेरिकन जनता को इस साइलेंट जायंट के बारे में भनक लगने लगी, एक अजीब सा डर लोगों में फैलने लगा। स्टैंडर्ड ऑयल अब उन्हें सिर्फ एक कंपनी नहीं, बल्कि एक ऐसी खौफनाक पौराणिक बीस्ट लगने लगी थी जो छोटे व्यापारियों को निगल रही थी और डेमोक्रेसी के सारे नियम तोड़ रही थी। लोगों के इस डर को आवाज दी एक बेहद निडर पत्रकार ने, इडा तारबेल। तारबेल के अपने पिता को स्टैंडर्ड ऑयल ने इन्हीं ऑयल वॉर्स के दौरान पूरी तरह बर्बाद कर दिया था। उन्होंने बिना किसी डर के स्टैंडर्ड ऑयल की सारी खुफिया जानकारियां, एस्पियोनाज और दबाव की कहानियां दुनिया के सामने ला के रख दी। तारबेल ने रॉकेफेलर की इमेज एक इंसान की तरह नहीं, बल्कि एक ठंडी, कैलकुलेटिंग और रक्तहीन मशीन की तरह पेंट की, एक ऐसी बुद्धि जिसमें कोई आत्मा ही नहीं थी।
जो जॉन डी रॉकफेलर सदियों से अंधेरे में काम करते थे, वो अचानक दुनिया के सबसे चमकदार और कड़वे स्पॉटलाइट में आ खड़े हुए। और आखिरकार जब प्रोग्रेसिव एरा में प्रेसिडेंट टेडी रूजवेल्ट की गवर्नमेंट ने सख्त कदम उठाए तो मामला सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा। 1911 में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। स्टैंडर्ड ऑयल एक इल्लीगल मोनोपोली है और इसे 34 अलग अलग टुकड़ों में तोड़ने का आदेश दे दिया। इस विशाल साम्राज्य के जो टुकड़े हुए ना, वही बाद में आज की एक्सॉन, मोबिल, शेवरॉन और अमोको जैसी बड़ी कंपनीज बनी। अब यहां पर सबसे रोचक और आयरनी वाली बात सुनिए। इस स्लाइड के इस कंपैरिजन को देखिए। एक तरफ साम्राज्य पूरी तरह टूट चुका था, पूरी जिंदगी की मेहनत उनकी आंखों के सामने बिखर गई थी, पर दूसरी तरफ यही टूटना उन्हें दुनिया का पहला बिलियनर बना देता है। जैसे ही ये छोटे टुकड़े मार्केट में ट्रेड होना शुरू हुए, उसी वक्त ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में एक जबरदस्त बूम आया। अचानक से उस गैसोलीन की डिमांड आसमान छूने लगी, जिसे स्टैंडर्ड ऑयल कभी कचरा समझकर फेंक देता था। इन स्टॉक्स की कीमत इतनी बढ़ी कि रॉकफेलर की वेल्थ अमेरिका की सरकारी ट्रेजरी से भी बड़ी हो गई। और इसी हैरानकुन मोड़ के साथ शुरू होता है हमारा आखिरी अध्याय, भाग 5, द अल्टीमेट पैराडॉक्स। कॉर्पोरेट फिलैंथ्रोपी के जरिए अपनी लेगेसी को नई पहचान देना। साम्राज्य के टूटने और अचानक आई इस बेहिसाब दौलत के बाद जॉन डी रॉकफेलर बिजनेस से धीरे धीरे पीछे हट गए। उन्होंने अपनी लेगेसी को फिर से लिखने का फैसला किया। अपना वही बेहद तेज कॉर्पोरेट दिमाग और कठोर अनुशासन उन्होंने एक ऐसी दिशा में लगा दिया जिसका असर आने वाली पूरी मानवता पर पड़ने वाला था, और वो था फिलैंथ्रोपी यानी दान पुण्य। उनका फर्मली मानना था कि जो पुरानी ट्रेडिशनल चैरिटी है ना, वो सिर्फ घावों पर पट्टी बांधती है, बीमारी को जड़ से खत्म नहीं करती। तो उन्होंने फ्रेडरिक गेट्स नाम के एक मिनिस्टर के साथ मिलकर द रॉकफेलर फाउंडेशन की स्थापना की। यहाँ पर दान को भावनाओं के बजाय फ्यूचर के कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स की तरह डीपली प्लान किया गया। किसी एक छोटे लोकल लेवल की दया दिखाने की बजाय उन्होंने हुकवॉर्म जैसी बीमारियों को पूरी दुनिया के नक्शे से मिटाने पर काम किया, ग्लोबल मेडिकल रिसर्च को फंड किया और यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो जैसी संस्थाएं खड़ी की। लेकिन इतना सब करने के बाद भी जनता के माइंड में उनकी छवि इस आखिरी वक्त में दो हिस्सों में ही बटी रही। एक तरफ लोग उन्हें द मॉन्स्टर ऑफ लडलो कहते थे। लडलो एक ऐसी जगह थी जहां स्ट्राइक कर रहे मजदूरों और उनके मासूम परिवारों को स्टेट मिलिशिया ने मार दिया था, जिसका डायरेक्ट कनेक्शन उनकी कंपनी के मैनेजमेंट से था। ये एक ऐसी त्रैसदी थी जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। वहीं दूसरी तरफ थे द ओल्ड मैन ऑफ ऑर्मंड बीच, एक बेहद कमजोर और बूढ़ा इंसान जो फ्लोरिडा के गोल्फ कोर्सेज में घूमता और बच्चों और आम लोगों को चमकदार नए डाइम यानी सिक्के बांटता फिरता। अपने आखिरी सालों में आकर उन्हें एक नई धुन सवार हो गई थी, एक अजीब सी जिद, 100 साल जीने की धुन। पर सच कहूं तो उनके कैरेक्टर का जो मूल स्वभाव था वो कभी नहीं बदला। वो अपने बॉडी टेम्परेचर और हार्ट रेट का हिसाब ठीक उसी लेजर लाइक प्रिसिशन के साथ रखते थे जैसे अपनी जवानी में क्रूड ऑयल के बैरल्स का रखते थे। वो इस पूरी सदी के हर उस व्यक्ति से ज्यादा जिए जो कभी उनका विरोधी था, उनकी पत्नी लॉरा से भी आगे, और देखते ही देखते एक पूरे नए युग में प्रवेश कर गए। जब 1937 में लगभग 100 साल की उम्र के करीब आकर उनका निधन हुआ, तब तक टाइटसविल की वो कीचड़ और अराजकता से भरी दुनिया कब की पीछे छूट चुकी थी। अब आधुनिक कॉर्पोरेट नेटवर्क्स और कार्स दुनिया को चला रहे थे। एक अकेले और कठोर इंसान ने अमेरिकन कैपिटलिज्म के उस जंगली और चौटिक माहौल को पूरी तरह अपने कंट्रोल में लाकर व्यवस्थित तो कर दिया, लेकिन ये कहानी एक बहुत बड़ा सवाल पीछे छोड़ जाती है। क्या एब्सोल्यूट ऑर्डर की उनकी उस जिद ने अमेरिकन कैपिटलिज्म को बचा लिया था या उसे हमेशा के लिए भ्रष्ट कर दिया? देखिए, ये एक ऐसी बहस है जो आज भी जारी है। आशा है कि जॉन डी रॉकफेलर का ये डीप विश्लेषण आपको एक नए दृष्टिकोण से सोचने पर जरूर मजबूर करेगा। जुड़े रहिए हमारे साथ ऐसे ही और मजेदार एक्सप्लेनर्स के लिए। नमस्कार।